कि लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कशन की थी कि किस तरह के डिफेक्ट्स नॉर्मली हम लोगों को देखने को मिलते हैं। जस्ट कीरत योर माइक इज ऑन। हाँ, थैंक यू। तो हमने देखा था कि दो और डिस्कशन इसकी की थी कि देयर आर बेसिकली मोस्टली जो हम देखते हैं दो टाइप्स के डिफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। वन ऑफ द डिफेक्ट इज मायोपिया, अनदर इज हाइपरमेट्रोपिया। ये दो तरह के डिफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, आज जिस डिफेक्ट के बारे में बात करनी है, जस्ट वेट, उसका नाम है प्रेसबायोपिया। सो थोड़ी देर में शुरू करते हैं। अगर आपको पिक दिखेगी तो बता देना, ठीक है? आर यू एबल टू सी? यस सर। ओके, सो ये हमारा आज का टॉपिक इट इज। ओके, थैंक यू। प्रेसबायोपिया, थर्ड डिफेक्ट जो हमने आज इसकी डिस्कशन करनी है। समटाइम्स और मोस्टली ये देखा जाता है कि जो ओल्ड पीपल होते हैं, जो लोग थोड़े से बूढ़े हो जाते हैं, ठीक है, उनको हम ये देखते हैं कि वो दूर का देखने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं, पास का देखने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसा अक्सर देखा जाता है। अच्छे से ना उनको दूर का देख पाता है और अच्छे से ना ही उनको पास का दिख पाता है। ये अक्सर ओल्ड एज में जो लोग होते हैं उनके साथ ये चीजें ऑब्जर्व की जाती है। ठीक है, तो इस तरह के डिफेक्ट को, जिसमें ह्यूमन आई जो होती है कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली, उसको हम कहते हैं कि उस आई को प्रेसबायोपिया, दैट आई इज डिफेक्टेड फ्रॉम द प्रेसबायोपिया। तो वो इंसान अच्छे से ना दूर का देख पाता है ना ही पास का, फिर वो सिर्फ ब्लरी ब्लरी देखता है। अगेन ये कोई बीमारी तो नहीं है ना, इट इज दी डिफेक्ट जो एज की वजह से आता है। दिस इज द एज इफेक्ट। ठीक है, अब इसका रीजन क्या होता है? अक्सर क्या मैं आपको बताता हूँ कि जो ओल्ड पीपल होते हैं उनके जो मसल्स होते हैं काफी वीक हो जाते हैं ड्यू टू एज। एज की वजह से मसल वीक होते हैं। सो हमारी आई लेंस को होल्ड करने के लिए भी जो मसल्स होते हैं वो होते हैं सिलरी मसल्स। तो सिलरी मसल्स भी उनके थोड़े वीक हो जाते हैं, उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। सिलरी मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी होनी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मसल जितने स्ट्रांग होंगे ना, उतना ही वो आई लेंस का साइज अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। बट अगर वो ही वीक हो जाए, सो ना तो हमारे सिलरी मसल्स अच्छे से दूर के ऑब्जेक्ट के लिए फोकस कर पाते हैं, ना ही पास के ऑब्जेक्ट के लिए फोकस कर पाते हैं। इसी वजह से उनको ये डिफेक्ट आता है जिसको कहते हैं प्रेसबायोपिया। आता क्यों है? ओल्ड एज की वजह से। ओल्ड एज में सिलरी मसल्स वीक हो जाते हैं, सो दे लूज देयर फ्लेक्सिबिलिटी, दे लूज देयर एबिलिटी टू एडजस्ट द फोकस ऑफ द आई लेंस। इसीलिए उनको अक्सर पास का दिखता ही नहीं है। ओके, सो अब इसकी करेक्शन क्या होती है? इस तरह के डिफेक्ट की जो करेक्शन होती है, इट इज ऑलवेज द बाइफोकल लेंस। एज यू कैन सी बोल्ड लेटर में लिखा हो बाइफोकल लेंस। ये आपको अक्सर जो बूढ़े लोग होते हैं, जो काफी ओल्ड एज में होते हैं, उनकी आप कभी आई नोटिस करना। मैं ये नहीं कहता कि सबके सॉरी, मैं ये नहीं कहता कि सबके ऐसी होती है, नहीं, बट मैक्सिमम में ये देखा जाता है। उनकी आप स्पेक्स लेकर देखना, उनमें दो तरह के लेंस लगे होते हैं। यू कैन सी द डिफरेंस इन द ग्लास। अपर पार्ट ग्लास का डिफरेंट टाइप का दिखेगा, लोअर पार्ट आपको डिफरेंट टाइप का दिखेगा, क्योंकि उसी एक ग्लास में दो लेंस यूज किए होते हैं। उसे कहते हैं बाईफोकल लेंस। उस एक ग्लास की दो फोकल लेंथ होती है।
हम जब भी पढ़ते हैं, whenever we are reading anything, हम नीचे की ओर रख के पढ़ते हैं। whenever we are reading, हम नीचे की ओर देख के पढ़ते हैं, और पढ़ने के लिए हमें पास का देखना होता है, पास का। सो पास में कौन सा डिफेक्ट होता है? हाइपरमेट्रोपिया। सो प्रेस बायोपिया में उस स्पेक्स के जो नीचे वाला लेंस होता है वो होता है कॉन्वेक्स लेंस। टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, अपर पोर्शन जो लेंस का होता है वो कॉनकेव लेंस होता है। सो अपने अकॉर्डिंग वो जो भी देखना चाहते हैं दे कैन इजीली सी। दूर का देखने के लिए उनके पास ऊपर वाला लेंस कॉनकेव है, पास का देखने के लिए वो नीचे रखते हैं बुक्स को। और आप कभी नोटिस भी करना, वो अपने आई लेंस के लोअर पार्ट से देख रहे होते हैं, कभी भी आई लेंस के अपर पार्ट से नहीं देखेंगे वो, कि लोअर पार्ट में कॉन्वेक्स है और अपर पार्ट में कॉनकेव है। सो ये है हमारा एक छोटा सा डिफेक्ट। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा डायग्राम नहीं है। हाँ, अगर आप बाईफोकल लेंस की डायग्राम बनाना चाहते हैं, स्पेक्स बना दीजिए, नीचे 2 लेंस शो कर दीजिए, बट वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये है हमारा थर्ड डिफेक्ट। ओके, इसके अलावा एक और डिफेक्ट आता है। मैं 2 मिनट के लिए स्टॉप कर रहा हूँ शेयरिंग। उतनी देर में बाकी शेयर तो कर दूंगा। तब तक कोई डाउट है? लास्ट क्लास में मैं बोल रहा था, ओके रक्षिता सर, डज द डिफेक्ट कैन आल्सो अकर इन यंग पर्सन? बेटा, जो प्रेस बायोपिया होता है बड़ा रेयर केस होता है कि कभी यंग पर्सन में आए, बड़ा रेयर केस होता है। उसे हम अच्छे से प्रेस बायोपिया भी नहीं बोल सकते, क्योंकि यंग पर्सन की जो मसल की स्ट्रेंथ होती है काफी अच्छी होती है, मसल्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है काफी अच्छी होती है। सो यंग पर्सन में इतना नहीं देखा जाता। ठीक है, बड़े रेयर केस होते हैं, बड़े रेयर केस होते हैं। Excuse me, sir. यस। Sir, I have a doubt that हाँ श्योर। sir, like in convex lens, the image is formed of same size Image is found of same size. only at when the object is at C. Yes. In case the eye adjusts itself to see each an object on the center of curvature only. ओके, अब देखो, अब यहाँ पे क्या होता है, फोकल लेंथ जो है खुद एडजस्ट करनी पड़ती है। अब यहाँ पे देखो 2 चीजें आती हैं। एक चीज आती है कि हमें ऑब्जेक्ट को सी पर लाना है ताकि हम सेम साइज का देख सकें। ऑब्जेक्ट को सेम जगह पे लाना है ताकि हम सेम साइज का देख सकें। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट को लाने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे हम खुद अपनी फोकस चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमारे आई लेंस के पास, हमारे सेलरी मसल्स के पास एबिलिटी है टू चेंज द फोकल लेंथ। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट हम अपनी आई की खुद करते हैं ताकि ऑब्जेक्ट सेम साइज का दिख जाए हमें। ठीक है, तो वो हमारी आई लेंस अपने आप कर देती है, सो दैट वी कैन सी। बट अगर आई लेंस ना हो, कोई नॉर्मल लेंस हो, तो वहां पे क्या किया जाता है, वहां पे हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करनी पड़ती है अगर हम चाहते हैं कि सेम साइज का ऑब्जेक्ट मिले, तो वहां पे ऐसा होता है। बट यहाँ पे आई लेंस चेंज करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है जी कैटरैक्ट। ये वाले जो 2 डिफेक्ट हैं ये शॉर्ट में आते रहते हैं, अक्सर आ भी सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट आंसर में कैटरैक्ट एक नेक्स्ट डिफेक्ट है। ठीक है, इस डिफेक्ट का जो होता है ये भी अक्सर ओल्ड एज में देखा जाता है, बट समटाइम्स कुछ यंग पर्सन्स को भी ऐसा हो सकता है, बट इट इज द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। ठीक है, वो बड़ा रेयर होता है, इसलिए क्योंकि मेरे जहां पे मैं रहता हूँ वहां पे एक लड़के को है ऐसा, बट बड़ा रेयर केस होता है। नाउ कैटरैक्ट क्या होता है? कैटरैक्ट एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें ना आई लेंस के आगे, हमारे जो आई बॉल होती है ना, उसके फ्रंट में एक लेयर आ जाती है, ओपेक मेम्ब्रेन सी एक लेयर, वो आईज के सामने आना शुरू हो जाती है, एक ओपेक लेयर। तो उस
पर्सन को थोड़ा ब्लरी दिखने लगता है, क्योंकि जो लाइट पहले सीधा आफ्टर पासिंग थ्रू प्यूपिल लेंस में जाती थी, अब क्या हो रहा है, एक ओपेक सी मेम्ब्रेन है, तो अच्छे से लाइट अंदर जा नहीं पाती। इट्स लाइक कि आपने अपनी आंखों के सामने बटर पेपर रख दिया। यू नो द बटर पेपर, जो हम अक्सर यूज करते रहते हैं फॉर क्राफ्ट, टू ड्रॉ समथिंग। अगर आप आपके सामने बटर पेपर रख दोगे, आपको कुछ दिखेगा नहीं, ब्लर ब्लर सा। आपको पता है कि लाइट आ रही है वहां से, बट यू कैन नॉट सी क्लियरली। सेम इज दिस केस। ओपेक मेम्ब्रेन आ जाती है, देयर इज ओपेक मेम्ब्रेन ओवर द आई। उसकी वजह से आई की जो इंटेंसिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। और ये जो कैटरैक्ट है ना, क्योंकि वो एक लेयर आ रही है, लाइक ये कुछ मेम्ब्रेन है, वो ग्रो करती रहती है, ग्रो करती रहती है। और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि उस बंदे को दिखना ही बंद हो जाता है, क्योंकि लेयर इतनी मोटी हो जाती है, सो दैट नो अमाउंट ऑफ लाइट कैन एंटर एंड कैन रीच द आई लेंस। बट इट कैन बी रिमूव्ड, इसको ठीक किया जा सकता है। तो आपको दिखा देता हूँ ये दिखता कैसे। लेट मी शो यू हाउ इट लुक्स। ओके वेट, आई विल शो यू कि ये कैसा दिखता है। ओके, थोड़ी स्मॉल पिक्चर है, बट यू विल गेट इट। आई होप यू कैन सी इट नाउ। आई बॉल के सामने एक वाइट सी लेयर यू कैन सी, देयर इज अ वाइट लेयर इन फ्रंट ऑफ द आई। एक मसल्स आना शुरू हो जाता है, और ये स्लोली स्लोली ग्रो होता रहता है। और इसको हटाना, अगर हटाना है, इट कैन बी रिमूव्ड बाय द सर्जरी। तो सर्जरी की जाती है, इस लेयर को काट कर निकाल दिया जाता है, बिकॉज इट इज द अननेसेसरी पार्ट जो खुद ग्रो हो चुके हैं। तो इसको काट दिया जाता है, लेयर को हटा दिया जाता है। ठीक है, सो दिस इज द कैटरैक्ट। ओके, सो आई होप आपको डिफेक्ट्स की अब क्लैरिटी है कि क्या होता है, किस डिफेक्ट में कैसा दिखता है, किस में दूर का नहीं दिखता है, पास का नहीं दिखता। ठीक है, सो दीज आर ऑल द डिफेक्ट्स। इसके अलावा और भी बड़े सारे हैं, बट दैट आर नॉट द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, तो उसको छोड़ ही देते हैं। एक एस्टिग्मेटिज्म होता है, बड़े सारे होते हैं और भी। ठीक है, सो आई विल स्टॉप इट नाउ। हम करते हैं शुरू नेक्स्ट। चलिए, नाउ आई विल शेयर यू द नेक्स्ट स्लाइड। स्लाइड तो नहीं, आज पिक्स ही की हैं मैंने। ओके, सो नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन ऑफ ए लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। रिफ्रैक्शन सबने समझी हुई है। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? व्हेन ए लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर। और जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, कैसे जा रहा है? बेंड होकर। बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इट इज नोन एज रिफ्रैक्शन। ये हमको पता है, बट हमने रिफ्रैक्शन का फिनोमेना थोड़ा सा समझना है। जब लाइट पास करती है थ्रू द प्रिज्म। प्रिज्म क्या है? व्हाट इज प्रिज्म? प्रिज्म एक ग्लास का बना होता है, एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है। ठीक है, तो ये आपको एक तरह का ट्रायंगुलर शेप में दिखता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, तीन काइंड ऑफ रेक्टेंगुलर सरफेसेस होती हैं। एज यू कैन सी, ये जो साइड में दिख रही है, इट इज रेक्टेंगुलर सरफेस। ऐसी तीन होती हैं। ठीक है, एक नीचे जो बेस है, इट इज आल्सो रेक्टेंगल, और लेफ्ट और राइट में जो है, इट इज आल्सो रेक्टेंगुलर शेप। और सामने जो आपकी फ्रंट साइड है एंड द बैक साइड, वो ट्रायंगुलर होती है। सो दिस इज द प्रिज्म, ए टू नॉन पैरेलल प्लेन सरफेसेस पार्टिसिपेटिंग इन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन कहां से की जाएगी? दो नॉन प्लेन सरफेसेस, एक जो लेफ्ट की तरफ है ये, और एक जो राइट की तरफ है ये। यहां से रिफ्रैक्शन हम करवाते हैं। और जो उन नॉन पैरेलल सरफेसेस के बीच में जो एंगल है, विच इज रिप्रेजेंटेड एज ए, इसको कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म।
ठीक है, या रिफ्रैक्टिंग एंगल भी बोला जाता है। तो ये बेसिक चीज है, प्रिज्म क्या होता है, इसी के थ्रू हमने रिफ्रैक्शन समझनी है। ठीक है, सो रिफ्रैक्शन आई वांट कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊं। इजी है, वेरी इजी, बट आई वांट, क्योंकि मेरे पास आज सोर्सेज नहीं है समझाने के, सेकंड कैमरा नहीं है सो दैट मैं ड्रॉ कर पाऊं, ना ही मेरा नेटवर्क इतना अच्छा है आज, तो आई विल कीप इट पेंडिंग। तो आपको पता है हमने रिफ्रैक्शन शुरू किया, उसमें सिर्फ ये समझा कि प्रिज्म क्या होता है। मैं आपको प्रिज्म का नेक्स्ट टॉपिक जो इसके साथ रिलेट करता है वो समझा देता हूं, क्योंकि रिफ्रैक्शन के लिए मुझे खुद ड्रॉ करके आपको बतानी पड़ेगी कि कैसे रेज पास होती है, कहां से बेंडिंग होती है। सो आई हैव टू ड्रॉ इट, बट रिसोर्सेज मेरे पास आज नहीं है आपको शो करवाने के लिए, सो हम उसे पेंडिंग रखते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में श्योरली हम उसे करेंगे। इसके बाद जो टॉपिक मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इट इज आल्सो रिलेटेड टू द प्रिज्म। वो क्या है? वो है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्पर्शन, काफी बार आता है। कहीं से आपको नहीं दिखेगा ना तो बता देना, वैसे समझा ही रहा हूं मैं आपको आज। और ये ह्यूमन आई मोस्टली थ्योरेटिकल है। ओके, सो नाउ डिस्पर्शन की बात करते हैं। डिस्पर्शन की, व्हाट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट? आपको अगर कभी अब लैब में मौका मिलेगा, जब भी कभी लैब होती है, आपको एक्सपेरिमेंट दिखाते भी हैं और आपने कहीं ना कहीं इसको देखा भी होगा। आप सनलाइट के आगे अगर प्रिज्म को रखते हो, सनलाइट एक तरह की व्हाइट लाइट होती है। जब वो व्हाइट लाइट प्रिज्म के अंदर एंटर करती है और दूसरी तरफ से आती है ना, फ्रॉम द अदर साइड, अदर नॉन पैरल साइड, तो हमें ये ऑब्जर्व होता है कि वो लाइट, व्हाइट लाइट एंटर कर रही थी और सामने से 7 रंग बाहर आ रहे हैं। दिस फिनोमिना वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय द न्यूटन। पहली बार ये न्यूटन ने ये फिनोमिना ऑब्जर्व किया था, प्रिज्म वाला, स्प्लिटिंग वाला, डिस्पर्शन वाला। डिस्पर्शन क्या है? द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट। एक ऐसा फिनोमिना जब व्हाइट लाइट स्प्लिट हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। पहले एज ए सिंगल लाइट चल रही थी, बट जैसे ही प्रिज्म में एंटर वहां पे हो जाती है, तब वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, अलग अलग 7 रंगों में डिवाइड हो जाती है। उसे कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। पहली बार ये आइजैक न्यूटन ने ही बताया था। ठीक है, उसी ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की थी। अब इसको समझने के लिए कि क्यों ऐसा होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक एग्जांपल दे रहा हूं जिससे हम समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। मान लो अगर आप सारे एक बस में जा रहे हो, आप 7 दोस्त हो, यू आर ट्रेवलिंग इन द सेम बस। जब आप एक ही बस में जा रहे हो, एक ही तरह की बस में जा रहे हो, तब आप सबकी स्पीड सेम होती है, बिकॉज आप में कोई चेंज नहीं आ रहा, बिकॉज आप में कोई चेंज नहीं आ रहा। इन द सेम वे जो व्हाइट लाइट होती है ना, इट इज ए मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स। एक मिक्सचर होता है इन 7 कलर्स का। तो ये 7 कलर जो होते हैं पहले इकट्ठे चलते रहते हैं, कल चलते रहते हैं, कोई चेंज नहीं आता है इनमें, एज ए व्हाइट लाइट ट्रेवल करते रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, मान लो बस रुक गई है, अब आप बस से उतर रहे हो, तब क्या होगा? तब जब बस से उतर जाते हैं ना, तब कोई साथ में नहीं चलता। कोई इधर जाता है, कोई इधर, जो स्ट्रेट जाएगा, कोई लेफ्ट जाएगा, कोई राइट जाएगा। मीन्स घूमने आए हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चलना शुरू कर देगा, बट साथ में नहीं चलता, साथ में उनकी बराबर स्पीड नहीं होती। इन द सेम वे लाइट के साथ भी ऐसा होता है। व्हाइट लाइट जैसे ही प्रिज्म में एंटर करती है ना, तो वो इकट्ठे नहीं चलती, वो अलग अलग पाथ पे बेंड होके अलग अलग ट्रेवल करने लगती है। When light enters into the prism, it splits up, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, वो सेपरेट चलना शुरू कर देती है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरह से इसकी बेंडिंग होती है। और ये 7 रंगों को याद करना, आई होप आपने बचपन में सीखा होगा। विब ग्योर बोला जाता है, वॉयलेट, इंडिगो,
ब्लू, ग्रीन, येलो एंड रेड। ये नीचे चार्ट दिया गया, यहाँ पे रंग दिखेंगे। और जब लाइट बेंड होती है सबसे नीचे वॉयलेट ही आता है, उसके ऊपर इंडिगो, टॉप में आता है रेड, टॉप में इज द रेड कलर। ठीक है। सो फिलहाल मैंने आपको ये बताया कि डिस्पर्शन क्या होती है। डिस्पर्शन क्या होती है? लाइट का स्प्लिट होना व्हेन इट पासेस थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। जब स्प्लिट होती है उसके 7 रंग कौन से होते हैं? विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये हमारे 7 रंग होते हैं। इन 7 रंगों की ना वेवलेंथ अलग अलग होती है। वेवलेंथ आपको दिख गई होगी। सबसे ज्यादा वेवलेंथ है 7900 एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल। सबसे कम वेवलेंथ है 4000 एंगस्ट्रॉम, जो वॉयलेट की है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड, सबसे कम वेवलेंथ वॉयलेट। तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि ये बैंडिंग सबकी बराबर क्यों नहीं हो रही। सबसे ज्यादा बैंड वॉयलेट क्यों हो रहा है, सबसे कम बैंड रेड क्यों हो रहा है, उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। मैं व्हाइट बोर्ड निकाल के आपको समझाता हूँ। उतनी देर किसी ने कुछ पूछना है, यू कैन आस्क बेटा। इतनी देर मैं ये व्हाइट बोर्ड यूज कर रहा हूँ, आप पूछ सकते हो। एनी डाउट? प्रिज्म का ही नहीं, कहीं से भी क्या बोलते हैं उसे, ह्यूमन, कोई भी डाउट? क्योंकि ये टाइम ले रहा है ओपन होने को। जैसे ही ओपन हो जाएगा आई विल स्टार्ट। चलिए, ओपन तो हो चुका। सो आई विल शो यू कि क्या रीजन होता है। रेड इज द कलर विच हैज हाईएस्ट वेवलेंथ, विच हैज द हाईएस्ट वेवलेंथ, इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। ठीक है। फिर होता है वॉयलेट, वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम। अब वेवलेंथ से हमें okay, I'm back. Connection was lost, so I will repeat कि मैं आपको क्या बता रहा था। Okay, so here it is. I was showing you। हाँ, ये था, मैं आपको बता रहा था कि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है ना उसकी स्पीड, क्योंकि देखो डिस्टेंस, डिस्टेंस और स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे फॉर्मूले में ऐसा आप देख सकते हो। तो रेड की जो स्पीड होती है ना सबसे ज्यादा होती है, रेड हैज हाईएस्ट स्पीड। वेयर एज अगर मैं वॉयलेट की बात करूं, वॉयलेट, ठीक है, तो वॉयलेट जो कलर है उसकी जो स्पीड है सबसे कम, वॉयलेट की स्पीड सबसे कम होती है। अब स्पीड का क्या लेना देना है, इसका हम क्यों बता रहे हैं? तो पहली बात मैं आपको बोलूंगा कि याद रख लो, रेड हाईएस्ट स्पीड है, वॉयलेट सबसे कम स्पीड है। एरो नीचे कर देता हूं ताकि कम है।
अब देखिए, हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था जिसका नाम था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो बताता था कि लाइट की बेंडिंग कब और कहां होगी, कितनी ज्यादा होगी। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल होता था एन, थोड़ा पैर से बड़ा, इक्वल्स टू सी बाई वी, इक्वल्स टू सी बाई वी। आप सबको ये याद होगा फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। वैक्यूम में तो स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब मैं लिख सकता हूं नीटा is directly is inversely proportional to the velocity in the medium, velocity in the medium। तो ये वाला एक्सप्रेशन ध्यान से देखो, ये एक्सप्रेशन क्या कह रहा है? ये एक्सप्रेशन कह रहा है जिस लाइट की स्पीड जितनी ज्यादा होगी उसकी बेंडिंग, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम होगा। जिस लाइट की स्पीड जितनी ज्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम। तो देखिए, रेड की स्पीड ना सबसे ज्यादा होती है, रेड की स्पीड सबसे ज्यादा, इसलिए उसकी जो बेंडिंग होती है, बेंडिंग कौन बताता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसलिए उसकी जो बेंडिंग है सबसे कम होती है। फिर अगर हम वॉयलेट की बात करें, वॉयलेट की जो स्पीड है बड़ी कम है, सबसे लीस्ट है, बट वॉयलेट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा फिर सबसे ज्यादा होगा। सो ये कॉज है बेंडिंग क्यों अलग अलग एंगल में होती है। तो सबसे ज्यादा बेंडिंग वॉयलेट की होती है बिकॉज इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द रेड कलर। ठीक है, सो ये था कॉज ऑफ द बेंडिंग ऑफ लाइट, कॉज ऑफ द डिफरेंट कलर्स। ठीक है, सो ये था हमारा टॉपिक। तो मैं यहाँ पे आपको आज का खत्म करता हूँ। एक डाउट आया है, there is one doubt, let me check, please repeat this once again। okay, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ इसे, जो आपको मैं अभी बता रहा था। मैं आपको बता रहा था कि बेंडिंग अलग अलग क्यों होती है, 7 रंग अलग अलग एंगल पे क्यों बेंड हो जाते हैं। सबसे ज्यादा बेंड, अगर आपके पास बुक होगी देखना, सबसे ज्यादा बेंडिंग वॉयलेट की हो रही होती है और सबसे कम बेंडिंग रेड की होती है। आई विल रिपीट एंड अगेन आई विल शो यू। चलो मैं फिर से आपको शो कर देता हूँ यहाँ पे। तो ऐसे अब रफली थोड़ा प्रिज्म ड्रॉ कर देता हूँ। हम क्या देखते हैं कि जब ये प्रिज्म है, मान लो इट इज ए प्रिज्म, ठीक है, ये प्रिज्म है, ऐसे मान लिया, इसमें लाइट एंट्रेंस मान लो स्ट्रेट जा रही है, स्ट्रेट, अंदर जाके लाइट हो जाती है बैंड, इसी एंगल पे बैंड हो जाती है। अभी मैं स्ट्रेट ड्रॉ नहीं कर रहा, स्केल नहीं है मेरे पास। तो हमें देखा जाता है कि एक लाइट सबसे ज्यादा बेंड होती है और एक लाइट बड़ी कम बेंड होती है, बाकी के लाइट्स इसके बीच में है। ये है रेड कलर, ये है वॉयलेट कलर, एंड रेस्ट ऑफ द कलर्स आर इन बिटवीन दीज टू। तो ऐसा कुछ होता है, सबसे ज्यादा बेंड दिखती है कौन? रेड, सॉरी वॉयलेट। सबसे ज्यादा बेंड वॉयलेट हो रही है, रेड सबसे कम। वो क्यों था? मैं आपको बता रहा था कि जो रेड, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आर की जो स्पीड है बी, वो सबसे ज्यादा होती है, रेड कलर की स्पीड सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, और वॉयलेट कलर की जो स्पीड होती है वी, ऐसे लिख रहा हूं स्पीड के लिए थोड़ा डिजाइन वाला, ये वो सबसे कम होती है। सबसे ज्यादा स्पीड रेड कलर की, सबसे कम स्पीड वॉयलेट कलर की। स्पीड से क्या होता है? स्पीड का रिलेशन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम टू द लाइट इन द मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है जो बताता है लाइट की बेंडिंग कितनी ज्यादा होगी। तो जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा आएगी ना, उसकी बेंडिंग भी ज्यादा होगी। तो देख लीजिए यहां से क्या लग रहा है पता, कि रेड कलर की स्पीड सबसे ज्यादा है,
इसका मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा, स्मॉल, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये। उसी तरह वेलोसिटी ऑफ ए वॉयलेट कलर इज वेरी स्मॉल, तो जिसकी स्पीड स्मॉल होती है उसको मोड़ना, उसको बेंडिंग करना बड़ा आसान होता है, इसलिए इसकी बेंडिंग ज्यादा होगी। एरो ऊपर है मींस ऊपर हाई वैल्यू है तो ज्यादा बेंडिंग होगी। सो यही रीजन होता है, दिस इज द कॉज ऑफ द डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्यों होता है, तो आप लिखोगे कि every light has different speed. Red color has the highest speed, whereas violet color has the least speed. So by using this relation, you can explain. Okay? Okay, chat पे कुछ और है? Okay, मैं chat वाला फिर से देख लेता हूँ. Wait. हाँ जी. अनन्या, अब तो बेटा टाइम हो चुका है। हमेशा मैं क्या करता हूँ ना बेटा, ये आप अपना डाउट लिख लो, आपको क्लास ओवर होने वाली है, अपना डाउट लिख लो। जो आपका डाउट है ना इसी चैप्टर का, जो प्रीवियस क्लास का होगा, नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग में पूछना, ठीक है। सभ्यता, सर व्हाई दिस फिनोमिना इज सीन व्हेन लाइट passes थ्रू प्रिज्म? नो 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 नो, इट इज नॉट नेसेसरी प्रिज्म से ही। प्रिज्म में एक ऐसा पर्टिकुलर एंगल मिलता है जो ये फिनोमिना देता है, ऐसा फिनोमिना और भी कई जगह हो सकता है, मैं आपको बताऊंगा। अभी ये खत्म नहीं हुआ रिफ्रैक्शन वाला, इसके एक दो पॉइंट्स और हैं, वो बताऊंगा कि क्या केस होगा जब रिफ्लेक्शन नहीं होगी। रिफ्रैक्शन का मतलब, रिफ्रैक्शन तो हो रही है सॉरी, डिस्पर्शन नहीं होगी, वो कौन सा केस होगा जब डिस्पर्शन नहीं दिखती हमें। आई विल टॉक अबाउट इट बट इन द नेक्स्ट क्लास। बट मुझे एक बार रिमाइंडर दे ना, बट देयर इज नो नीड टू रिमाइंडर, ये वाला तो हमारा टॉपिक ही है, बताऊंगा। सर व्हाई रेड, बेटा इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द रेड कलर, वो रेड कलर की प्रॉपर्टी है, वो नेचर ने ऐसा बनाया हुआ है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, इट इज नेचुरल, स्पीड उसकी नेचुरल है। इन ग्लास प्रिज्म कलर ऑफ लाइट कलर ट्रेवल विद डिफरेंस, हाँ सिमरपुर यू आर राइट, ग्लास प्रिज्म में एंटर होते ही लाइट की स्पीड डिफरेंट हो जाती है, और इनफैक्ट आई वुड से कि डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि ग्लास एक डेंसर मीडियम है। एंड ऑल व्हाइट कलर्स ऑफ व्हाइट ट्रेवल विद द सेम स्पीड इन एयर, हाँ एयर में देखो, अब कुछ बच्चे कहते हैं सर लाइट आ तो वैक्यूम से रही है, जब एयर में एंटर करती है तब डिस्पर्शन क्यों नहीं होती? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और जो वैक्यूम का है ना, बड़ा कम डिफरेंस है, दोनों में बड़ा स्लाइट डिफरेंस है, इसलिए ज्यादा डिस्पर्शन नहीं होती। बट ग्लास का प्रिज्म जो होता है, ग्लास प्रिज्म, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, सो वहां बेंडिंग भी ज्यादा होती है, और वहां पे क्योंकि ऐसे एंगल पे रखे होते हैं दो सरफेसेस, वहां पे बेंडिंग होके हमें अलग अलग पाथ पे लाइट दिखती है डिफरेंट कलर्स की, ठीक है। और जब वो प्रिज्म से बाहर आ जाते हैं ना, तो सेम वैसे जैसे बाहर आए हैं वैसे ही आगे चलते रहते हैं, लाल 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 अलग, ऑरेंज 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 अलग, इंडिगो इंडिगो अलग, सब अलग हो जाते हैं, ठीक है। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, और नेक्स्ट जो आपके को डाउट्स होंगे क्लास की शुरुआत में मेरे से पूछना, मैं जरूर आंसर करूंगा, ठीक है। सो क्लास इज ओवर नाउ, गुड बाय, थैंक यू सर। वेलकम एवरीवन।